हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। तो यार हम थोड़ा घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, हम फंस गए थे कहीं पे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको मिल नहीं रही थी वीडियो कुछ दिनों से, तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो अभी क्या है कि हमने नीट का जैसे एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो नीट वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम तैयारी करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये नीट में जो इस बार देंगे उनको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए वीडियो डाली जाएंगी। 10-10 सवाल हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से आपको लगातार कराए जाएंगे। एक चैप्टर के ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो लगातार ये सीरीज हमारी चलती रहेगी जिसमें आपको 10 सवालों के साथ 10 कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। बने रहेगा आप हमारे साथ में, देखते रहेगा हमारा चैनल, ठीक है ना। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, वीडियो हो जाएगी फिर लंबी। तो ये हमारा पहला सवाल है जिसमें कि लिखा हुआ है, रोग जनकों की अनुक्रिया से हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोग जनकों से लड़ सकें। देखिए ऐसा है, हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजन बाहर से कोई रोग करने वाला बैक्टीरिया वायरस घुसता है तो हमारी बॉडी में कौन जो है वो प्रोटीनों की एक सेना बनाता है जिसे आप कहते हो एंटीबॉडी। तो वो प्रोटीनों की जो सेना होती है भाई, वो आपकी बनाते हैं कौन? न्यूट्रोफिल तो आपके नहीं बनाते हैं, ये फैगोसाइटिक होते हैं। बेसोफिल नहीं बनाते होते हैं। बी लसीकाणु मतलब बी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये आपकी एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडी जो कि आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे सदस्यों के बीच प्रत्यारोपण जो कि एक ही जाति के हों लेकिन उनकी अनुवांशिक संरचना समान नहीं हो। देखिए ये कह रहे हैं, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ कट लग जाता है तो मेरा यहाँ से मुझे लगवाना है टिश्यू। तो मान लो मैं किसी अपनी ही जाति के मनुष्य से, दूसरे से, कुत्तों से नहीं, कुत्तों बिल्ली भेड़ से नहीं, किसी मनुष्य से ही टिश्यू लेकर यहाँ लगाता हूँ तो उसको क्या कहते हैं? तो आपको ये चारों पता होने चाहिए। देखिए ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है यदि हम अपना टिश्यू लेकर के अपने ही लगाएं तो ऑटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट मतलब अपना जुड़वा भाई हो कोई जो कि मोनोजाइगोटिक हो, आइडेंटिकल आदर्श यमज हो जो, उसका लें तो वो आइसोग्राफ्ट कहलाता है। जीनोग्राफ्ट होता है कि किसी दूसरी स्पीसीज से, कुत्ते बिल्ली भेड़ भैंस, उससे ले लें तो जीनोग्राफ्ट। और एलोग्राफ्ट है यदि मनुष्य से ही किसी दूसरे मनुष्य से लो तो वो एलोग्राफ्ट कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना जी। तो ये याद रखना, पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष में प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है जो शिशु की रक्षा करती हैं। ये प्रतिरक्षियां मुख्यतः होती हैं, देखिए कह रहे कि माँ का जो पहला दूध होता है, आपको बता दें उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। पहला दूध जो माँ का होता है येलो कलर का, ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने सुना भी होगा। तो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि शुरुआती 1.5 साल तक बच्चा जो प्रारंभिक उसका जीवन होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। उस समय पर उसको एंटीबॉडी चाहिए होती है। तो माँ से उसको लगातार इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये IgA जो मिलती रहती है, ये आपकी स्रावी प्रकार की एंटीबॉडी होती है जो आपके बॉडी में जहाँ जहाँ श्रावण होता है वहाँ पाई जाती हैं और बच्चे की प्रारंभिक दिनों में रक्षा करती हैं। तो इसका उत्तर आपका होगा IgA। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है। तो देखिए ये सवाल है आपका, पूछ रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने सुना होगा एक बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी पे खुद पे अटैक कर देती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? ऐसी बीमारी को हम कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज कब होती हैं? जब आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा वाली कोशिकाएं आपकी बॉडी पर ही अटैक कर देती है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न में से कौन जोड़ा सही नहीं है? तो आपको इसके लिए इनके बारे में पता होना चाहिए। IgM, IgG, IgE, IgD ये सभी आपकी प्रतिरक्षा करने वाली एंटीबॉडी के टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। IgM जो कि आपकी ज़्यादातर मोनोमर में मिलती है तो ये गलत है। IgM जो है वो आपकी पेंटामर होती है, 5 एंटीबॉडी जोड़ी होती हैं, ऐसा आप समझिएगा। IgG सबसे भारी होती है, गलत, सबसे भारी IgM होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है IgE अति संवेदनशील प्रक्रिया में भाग लेना। तो यार देखो यही खास सवाल है।
IgE जो है ये आपकी अति संवेदनशील का मतलब होता है एलर्जी। क्या होता है? एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे किसी को पित्त उछलना या फिर किसी को जैसे कोई कुछ काट लेता है तो शरीर लाल लाल हो जाता है, वो वाली रिएक्शन जो होती हैं एलर्जी वाली, उनमें सब में IgE भाग लेती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न में कौन से ग्राफ्ट के लिए अस्वीकार होना एक सामान्य नहीं है? तो यार देखिए ऐसा है, फिर से वही सवाल है, कह रहे हैं कि भाई जब आप किसी की किडनी लगाएं, मान लो आप किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य की किडनी लगाओगे तो उसकी बॉडी उसे रिजेक्ट करती है। आपको पता है रिजेक्ट करने के लिए सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है। इस तरह ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए जब आप किसी का ऑर्गन लेते हो, किसी का हार्ट लगवाना हो मान लो किसी को, तो उसका रिजेक्शन करती है बॉडी रिजेक्ट करती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि यार पता नहीं क्या आ गया, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दो, ठीक है, उसको खत्म कर दो, ऐसा लगता है बॉडी को ना। तो यार ये पूछने किसके लिए नहीं होगा रिजेक्शन? तो रिजेक्शन या तो अपने भाई से लिया हो जो जुड़वा भाई है, यानी आइसोग्राफ्ट किया हो, और या फिर अपना खुद का लगाया हो, तो उसमें कोई रिजेक्शन नहीं होता। जबकि एलोग्राफ्ट का भी रिजेक्शन होता है, जीनोग्राफ्ट का भी होता है। तो ऑप्शन हमारा AB वाला होगा, जहां AB होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम दिया गया है भाई साहब, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये A बताना है क्या है, C क्या है, B क्या है, ये बताना है आपको। A B C तीनों क्या होते हैं? तो A जो होता है वो जगह होती है एंटीबॉडी की जो एंटीजन से जुड़ती है। मान लो ये एंटीजन है, तो एंटीजन की सरफेस पर पाया जाता है ईपीटॉप। क्या मिलता है? ईपीटॉप। और एंटीबॉडी के पास होता है पैराटॉप। तो पैराटॉप जो एंटीजन से जुड़ने वाला साइट है वो एंटीबॉडी के इस जगह पर होता है। बी जो है ये एक फ्रेगमेंट कांस्टेंट है, मतलब कि बी जैसे मान लो हर एक बार आपको नया पैथोजन आपकी बॉडी में घुसता है तो आपके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो भैया एंटीबॉडी में जो नीचे वाला कांस्टेंट रीजन होता है ये नहीं बदलता इतना, ऊपर वाला वेरिएबल होता है, वो बार बार बदलता रहता है। तो यहाँ पर जो सी रीजन है ये वेरिएबल पार्ट है, मतलब बार बार बदलता रहता है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? पहली बात तो पैराटॉप वाला ऑप्शन होगा। तो पैराटॉप वाला ऑप्शन ये पहला है। पैराटॉप में ये है हल्की श्रृंखला का नियत भाग, बिल्कुल सही है। बी सी क्या है? भारी श्रृंखला का परिवर्ती क्षेत्र, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, ठीक है ना। तो केवल ऊपर वाले रीजन परिवर्तित होते हैं, बदलते रहते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा असत्य कथन का चयन कीजिएगा। प्राथमिक लसिकाभ अंगों में अपरिपक्व लिम्फोसाइट प्रतिजन संवेदी। अच्छा, असत्य कथन चुनना है, ठीक है जी। देखिए प्राथमिक लसिकाभ अंग जो होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, उनमें अपरिपक्व लिम्फोसाइट प्रतिजन संवेदी लिम्फोसाइट में परिवर्तित होती हैं। मतलब जो अपरिपक्व होती हैं वो आपकी एंटीजन के लिए तैयार हो जाती हैं। परिपक्वन के बाद वो लिम्फोसाइट द्वितीयक अंगों में जाती हैं, ये बिल्कुल सही है, दूसरा भी। तीसरा है द्वितीयक लसिकाभ अंग मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एंटीजन एवं लिम्फोसाइट के मध्य आपसी प्रतिक्रिया हेतु स्थल उपलब्ध कराते हैं। चौथा है द्वितीयक लसिकाभ अंगों में लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। तो यार ये देखो परिपक्व होकर तो वो यहाँ पहुँचती हैं, ये स्टेटमेंट बता देना है आपको, परिपक्व होकर आती हैं। तो ये चौथा आपका आंसर होगा, यही हमारा गलत है। गलत आंसर चुनना था ना, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता, परिपक्व तो पहले ही हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ या अवस्था के लिए होने वाली असंक्रमणकारी अप्राकृतिक एवं असामान्य क्रिया होती है। तो भैया देखिए आपकी बॉडी पे कुछ घुस जाए, अंदर आ जाए, तो आपकी बॉडी का जो उसके खिलाफ क्या होता है, मतलब नॉन इन्फेक्शियस पूछ रहे हैं। नॉन इन्फेक्शियस मतलब असंक्रमणकारी। मान लो आपको किसी को एलर्जी है तो आप उसको दूसरों को तो फैलाते नहीं हैं, तो वो अप्राकृतिक असामान्य प्रक्रिया क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है, ठीक है ना जी। ये तो आसान है, याद करने वाला सवाल है। नेक्स्ट है, यकृत शोथ बी टीका क्या है? भैया ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी के बारे में ये बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेपेटाइटिस बी। तो लीवर की बीमारी होती है, वायरस से होती है। तो इसमें कह रहे कैसी उसकी वैक्सीन जो है वो कैसी है? टॉक्सिन्स हैं, मारे गए बैक्टीरिया हैं, या फिर पुनर्योजन प्रतिजन टीका यानी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, क्या बायोटेक्नोलॉजी से बनाया हुआ हानि रहित टीका। तो यार देखो ऐसा है, हेपेटाइटिस बी में हम क्या करते हैं, वायरस जो होता है उसके सरफेस पर पाया जाने वाला जो एंटीजन होता है,
इस एंटीजन को हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ईस्ट में डालकर बनवा लेते हैं, ईस्ट के अंदर बनवाते हैं। ये सवाल ध्यान रखना और इसका उत्तर आपका होगा पुनर्योजन प्रतिजन टीका, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो होती है वो इसका एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो ये 10 सवाल थे आपके जो कि मानव रोग वाले चैप्टर से थे, जिसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से। और सवाल भी आपको इस अगली वीडियो भी इसी चैप्टर से आएगी, तो बने रहेगा हमारे साथ, लगातार देखते रहेगा हमारा चैनल। और यार वो नीट का जो हमारा प्लेलिस्ट में जो चल रहा था उसमें आज हमारी 2 वीडियो आएंगी लगातार, ठीक है ना, कल भी आएंगी। थोड़ा कुछ दिनों से कुछ चक्कर था तो हम नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए ना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आज दूसरी वीडियोज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। चैनल को कर देना सब्सक्राइब और पढ़ाई करना हमारे साथ में मिलके, ठीक है। जो नेक्स्ट ईयर देंगे वो हमारे साथ मिलके पढ़ाई करना, जिन्हें अब देना है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। धन्यवाद बहुत बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।